सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत ध्रुव रखा है उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान का मतलब क्या है कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो एक समान है। देखो, थोड़ा और बना देता हूँ इसको, कितना भी बड़ा बना सकते हो अपने पेज की लिमिट को देखते हुए। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब क्या है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनको आप ऐसे लिख सकते हो, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये जो एरो है ये मैंने केवल इंडिकेट किया है कि विद्युत बल रेखा है। एक्चुअल में विद्युत बल रेखा कौन सी है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं की स्थिति जहां पर एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है उस क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। बात समझ में आई? इतनी सी डेफिनेशन जल्दी से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख दी है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वह एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, देखो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन किस तरीके से निकालोगे, देखो इसकी बात कर लेते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र जब यहाँ पर बना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई आवेश होगा, कोई ना कोई आवेश होगा। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव की होती है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ क्या समझेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से इधर जा रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, प्लस आवेश होगा। तो प्लस आवेश जो होगा वो किसी ना किसी वस्तु पर होगा, किसी ना किसी बिंदु पर, किसी ना किसी प्लेट पर, किसी ना किसी लाइन पर, किसी ना किसी चीज़ पर, किसी ना किसी घन पर, क्यूब पर, किसी ना किसी चीज़ पर तो होगा ही होगा। तो हमने माना कि एक प्लेट है जिस पर ये आवेश रखा हुआ है, और अगर ये जिस तरफ जा रहा है उधर आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, तो वो भी किसी ना किसी प्लेट पर होगा। तो इस तरीके से आप बनाकर वहाँ पे दिखा सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण। तो इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे, हमारे पास में एक विद्युत ध्रुव ए बी है जिस पर हमको कितना बल आघूर्ण लग रहा है ये हमको निकालना होगा। अच्छा, ये जो विद्युत ध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे रखा हुआ है ई, उसमें रखा हुआ है। तो देखिए, ये जो विद्युत ध्रुव है वो थीटा कोण बनाते हुए हमने रखा है विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर हमने हिंदी इसकी लिख दी है कि माना कि एक विद्युत ध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है जो कि विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तब हमको करना क्या होगा, चूंकि हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, बल आघूर्ण में क्या होता है, जैसे एक बल ये है, एक बल ये है, तो दो में से एक तो बल आएगा और इन दोनों के बीच की दूरी आएगी। बात समझ में आई? जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो देखिए, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, जैसा कि विद्युत ध्रुव में होता है। इसकी लंबाई 2l है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बल इस पर लग रहा है प्लस क्यू पर, और माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है वो अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ प्लस क्यू पर कितना बल लगेगा, सही है, तो प्लस क्यू पर इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा, मान के चलते हैं उसको हम F1 मान लेते हैं, सही है। और माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो इसे मान लेते हैं हम कि कितना F2 बल है। तो अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों आवेशों पे बल निकालना, हमें इसे पता चला। तो देखो, प्लस क्यू आवेश की वजह से जो इधर बल आ रहा है F1, हम मान के चल रहे हैं F1 बल है ये, लेकिन यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं F2 बल है, लेकिन इसका इंडिकेशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों बल हैं वो एक समान है। कैसे? हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में कि विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आता था E = होता था F/Q। यहाँ से जब हम बल का मान निकाल देते थे तो वो आता था F, Q को इधर हम क्या कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे, तो आता था Q × E, ये फॉर्मूला आता था। अब चूंकि दोनों जगह पर आवेश तो समान है परंतु प्रकृति उसकी विपरीत है,
और विद्युत क्षेत्र भी समान, यानी ये भी एक समान, ये भी एक समान, तो दोनों जगह पर जो बल आएंगे वो भी एक समान आएंगे, यानी F1 बराबर F2 होगा। बात समझ में आई। लेकिन इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? हमने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है जिससे कि ये वाला बल का फॉर्मूला आया है, जब आप इसको इसके सदिश रूप में लिखोगे, यानी कि वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E, ये इसका सदिश रूप होगा। तो ये फॉर्मूला लागू होता था प्लस आवेश के लिए, धनात्मक आवेश के लिए। जब आप इसमें क्या कर देते थे, ऋणात्मक आवेश, यानी कि जब ऋणात्मक आवेश लेते थे तो वहां पर सदिश रूप तो माइनस का गुणा हो जाता था। इसका मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत, यानी कि ये वाला बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो ये वाला बल जो माइनस वाला आ रहा है वो इस दिशा में लगेगा। वही चीज यहाँ पर है कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल है वो इस दिशा में लग रहा है और माइनस क्यू पर जो आवेश जो बल है वो इस दिशा में लग रहा है। तो हम इसको F1 F2 ना बोलकर सीधे F भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका मान समान है। तो मैं लिख देता हूं कि इस पर जो बल लगेगा, मान के चलिए F है, कितना है, Q इंटू E। दिख रहा होगा बोर्ड पे, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखनी है, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब देखो, दोनों तरफ बल तो समान है, लेकिन उनकी जो दिशाएं हैं, यानी लाइन ऑफ एक्शन, यानी जो क्रिया की रेखाएं हैं वो अलग अलग है। कहने का मतलब, जैसे आपके पास में क्या है, ये एक वस्तु है इस तरीके से, एक पर बल इस दिशा में लग रहा है F, और एक पर इस दूसरे सिरे पर बल F ऐसे लग रहा है। तो जब दोनों पे बल समान लग रहा है तो ये किसी ना किसी बिंदु के परे तक क्या करेगी, घूमेगी। जैसे कि ये डस्टर है, अगर इस डस्टर पे बलों को मैं प्रकृति इनकी जो है दूसरी दिशा में कर दूं, लेकिन बल का मान समान रखूं, यानी एक बल ऐसे एक बल ऐसे, तो देखो दोनों पे बल बराबर लगा रहा हूं, लेकिन ये घूम रहा है एक ही पॉइंट, यानी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, इसके सापेक्ष घूम रहा है। देखो दोबारा देखो, घूम रहा है ना। अगर मैं केवल इस पर यही बल लगाऊं तो इस तरीके से जाएगा, ये वाला मूवमेंट कम करेगा। इस पर बल लगाऊंगा तो ये वाला मूवमेंट कम करेगा, ये ज्यादा करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ बल को एक समान बल लगाता हूं, लेकिन उनकी प्रकृति या दिशाएं अलग अलग हैं, तो वो घूमता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहां पर दोनों जगह बिंदु ए और बी पर बल समान लग रहे हैं, लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि ये जो विद्युत ध्रुव है वो इस जगह पर क्या करेगा, घूमेगा। उसकी वजह से इस पर क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण उत्पन्न होगा। भाई जब किसी बल की वजह से जो वस्तु घूम रही है तो बलाघूर्ण होगा, और बलाघूर्ण भी कब होगा, जब दोनों तरफ बल कैसे होंगे, एक समान होंगे। बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में जल्दी से थोड़ी सी हिंदी यहां पर मैं लिख देता हूं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि तब चित्र के अनुसार द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल, यानी टोटल जो बल लग रहा है, कितना लग रहा है, QE माइनस QE बराबर 0, यानी इधर भी बल कितना लग रहा है QE, इधर भी बल कितना लग रहा है QE। तो दोनों बलों से क्या होगा, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और मान कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा नेट बल का। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, तो उसके बारे में अभी हम आगे समझते हैं। तो अब जरा समझेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ द्विध्रुव पर दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए जो बल प्लस क्यू आवेश पर लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, यानी उसकी क्रिया रेखा कौन सी होगी, ये वाली। और जो माइनस क्यू आवेश है उसकी क्रिया रेखा कौन सी होगी, ये वाली। क्रिया रेखा का मतलब होता है कि जो बल है वो किस रेखा पर कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो बल है वो इस रेखा पर कार्य कर रहा है। अगर आप देखो, आप ऐसे मत देखो कि अगर ये जो द्विध्रुव है वो ऐसे घूमेगा तो बल तो ऐसे काम कर रहा है, नहीं। बल, अगर ये वस्तु है, एक बल इधर लगा रहे हो, दूसरा बल इधर लगा रहे हो, जब इन दोनों का मान जो है वो समान है, यानी F दोनों तरफ F है, तभी तो इस तरीके से घूमेगा। भाई हमने डस्टर का एग्जांपल लिया था, ये जो घूम रहा था इसका मतलब क्या था, दोनों सिरों पर जो बल लगा रहे थे हम वो बराबर था। तो एक तो उनका जो बल है वो बराबर हो और दूसरी क्रिया रेखा भी कैसी हो, अलग अलग हो। अब तो मान के चलो कि अगर उनकी क्रिया रेखा एक ही हो, जैसे कि ये वस्तु है और एक बल तुम यहां लगा रहे हो, दूसरा बल तुम यहां लगा रहे हो, क्या ये घूम जाएगी, इमेजिन करो, क्या घूम जाएगी, बिल्कुल नहीं घूमेगी। क्यों, देखो इसका जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास में ये मार्कर है, ठीक है,
हमारे पास में ये मार्कर है। अब देखो एक बल मैं इधर से लगा रहा हूँ, दूसरा बल मैं इधर से लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से लगा रहा हूँ, क्या ये घूम पा रहा है? बिल्कुल नहीं घूम रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो बल लग रहे हैं वो एक तो क्रिया रेखा उनकी अलग अलग हो, दूसरा उन पर बल कैसा है वो समान हो। इसका मतलब क्या होगा कि जिनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं, ठीक है। अतः द्विध्रुव पर क्या है, एक बलाघूर्ण कार्य करेगा। जो टाव है वो एक बलाघूर्ण कार्य करेगा जो द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करेगा, उसी की दिशा में इसको जो विद्युत द्विध्रुव है इसको घुमाएगा, ठीक है। तो अब तब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण भाई कितना होगा ये भी तो निकालना होगा। तो देखो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अगर इस तरीके से वस्तु है उस पर एक बल F ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे F लग रहा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है L, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है। तो देखो इनका जो टाव आता है, टाव को बोलते हैं बलाघूर्ण, इसे बोलते हैं हम टाव, ठीक है। तो कितना आता है, इनमें से किसी एक बल को ले लो F इंटू इनके बीच की जो दूरी है, दोनों देखो दोनों बलों की जो क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा दूसरी क्रिया रेखा ये, तो क्रिया रेखा के बीच की दूरी ली जाती है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल कहलाता है आपका बल आघूर्ण। बात समझ में आ गई? बस वही काम हमको यहां करना है। तो देखो तो यहां पर बल आघूर्ण कितना आएगा, तो देखो टाउ इंटू एफ। अब एफ ये कौन सा लिया है हमने, चाहे तो ये वाला एफ ले लो चाहे ये वाला एफ ले लो, कोई भी एक एफ ले लो। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो देखो ऊपर वाले बल की क्रिया रेखा कौन सी, ये वाली, नीचे वाले बल की क्रिया रेखा कौन सी है, ये वाली। तो इनके बीच में यदि मैं 2L को ले लूं तो क्या ये लंबवत दूरी है, जी नहीं। लंबवत दूरी भी समझ लो अगर नहीं पता किसी को तो, अगर दो लाइनें ऐसी हैं, एक रेखा ऐसे है दूसरी रेखा ये है, यानी एक रेखा है तुम्हारी, मान के चलो इसका नाम देते हैं हम A B, इसका नाम देते हैं C और D। तो देखो इनमें लंबवत दूरी क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए लंबवत दूरी क्या है, ये वाली लंबवत दूरी कहलाएगी। सही जवाब है जिन्होंने CD का आंसर दिया है। देखो AB में क्या है, लंबवत दूरी का मतलब होता है वो दूरी जो कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाए, यानी इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कौन दर्शाएगा, ये दर्शाएगा ना। ये तो ऐसे चल के आ रहा है यानी ज्यादा दूरी चल रहा है, ये कम चल रहा है यानी कि ये ज्यादा हो गई, यानी कि ये जो AB है वो लंबवत दूरी नहीं है, लंबवत दूरी ये है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 2L को यहां पर ले लेता हूं तो 2L इसकी लंबवत दूरी नहीं है, यानी ये हमारे बलाघूर्ण को पूर्ण तरीके से परिभाषित नहीं करेगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी उसे लेना पड़ेगा, वो भी लंबवत। तो अब ये जो लंबवत दूरी है BC, इसको हमको निकालना पड़ेगा, ये कितनी है, आइए देखते हैं। तो देखो हमारे पास में थीटा है, तो थीटा से अगर मैं बोलूं त्रिभुज ABC से, यहां से हमको निकालना पड़ेगा। पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि F इंटू इनके बीच की क्या होगी, लंबवत दूरी। तो हम यहां लिखेंगे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी इसको हम BC से रिप्रेजेंट कर लेंगे। आपको क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट में लिखना है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं ऐसे ही लिख छोड़ रहा हूं यहाँ पे। तो टाउ इज इक्वल टू F इंटू BC। अब देखो मुझे BC का मान निकालना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। कैसा मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं क्या करूंगा, तब त्रिभुज ABC से इस तरीके से देखूंगा, त्रिभुज ABC से। अब देखो मुझे निकालना है BC और मेरे पास में क्या है, 2L है। तो पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम थी। तो देखो मेरे पास में लंब है और कर्ण है। लंब किसे कहते हैं, जो थीटा के सामने वाला होता है उसे लंब कहते हैं। और जो 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका लूज है, कमजोर है, हम उसको भी साथ लेकर चलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो BC का मान मुझे निकालना BC का है और 2L मुझे पता है। तो मुझे दो चीजें पता चल गई, लंब और कर्ण। इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम को मैं उस त्रिकोणमितीय मान में लगाऊंगा जहां पर मुझे लंब और कर्ण का मान, कर्ण की वजह से वो मान प्राप्त हो जाए, यानी कि क्या होता है, साइन थीटा। भाई साइन थीटा का मान ही तो होता है लंब बटे कर्ण। लंब मुझे निकालना है, कर्ण मुझे पता है, थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा तो यानी मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है, AB। तो AB का मान मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB क्या है, 2L। हम यहां पर लिख देंगे साइड में, चूंकि ये साइन होता है चूंकि का। आपको इस तरीके से एग्जाम में लिख के जरूर आना है, कोई भी वैल्यू लगाओ उसके साइड में वो उसको दिखा दो कि मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। तो चूंकि हमने लिखा है यहाँ पर कि जो AB है उसका मान क्या है, 2L, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं BC का मान निकालूं, BC क्या आएगा, 2L का इधर गुणा हो जाएगा तो 2L साइन थीटा। अब इस BC का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा
कि BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब मैं BC का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो क्या होगा, बस हमको वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद इसको जो है सॉल्व करते हुए लेके आना, ठीक है। देखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या था, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू, अब यहाँ पर BC का मान रखना था, तो BC का मान कितना है 12 साइन थीटा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मान रख दिया। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, Q का मान रखेंगे, Q नहीं F का मान रखेंगे। F का मान क्या था, Q इंटू ई। देखिए यहाँ देखिए F का मान क्या है, QE। यहाँ लिखेंगे परंतु F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। कहाँ से लिया है हमने, चित्र से। जहां से भी हम कोई वैल्यू उठाएंगे साइड में लिख देंगे चित्र से लिया है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, तब टाउ इज इक्वल्स टू एफ की जगह क्या आएगा, Q इंटू ई, साथ में 12 और साइन थीटा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो टाउ, अब हमको पता है कि Q इंटू 12, कोई कुछ चीज होती है ध्यान में आ रही होगी, सोच के बताओ जल्दी से। अरे भाई Q इंटू 12 क्या होता है हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और हम यहाँ लिखेंगे कि परंतु Q इंटू 12 इज इक्वल्स टू P, जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, तब ये एरो मत बना के आ जाना, ये मैं समझा रहा हूँ बस। तो देखो P इंटू ई, अब क्या आएगा, साइन थीटा। अब ध्यान हो, चलो मैं बताता हूँ। अगर आपको ध्यान हो, 11th क्लास में हमने देखा था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यानी A क्रॉस B का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल निकालते थे, तो पहले वाले सदिश का परिमाण गुणा दूसरे वाले सदिश का परिमाण गुणा इनके बीच का जो एंगल है उसको साइन के साथ लिख देते, यानी कि साइन थीटा। तो इसी चीज को हम क्या रख देंगे, यहां पर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो देखो टाउ, अब चूंकि सदिश रूप में परिवर्तित होगा ये, तो B का को P आएगा ना, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी जो दिशा आएगी, अब चूंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है, ध्यान रखना ये कैसी है, एक नोट पॉइंट करके लिखना है, नोट करके लिखना है, दिखाई दे रहा है कैमरे में, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है कि ये जो वेक्टर टाउ है वो क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब इसकी हम बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे आएगी। तो इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो यहां पर जो बलाघूर्ण है, बल आघूर्ण की दिशा जो होती है वो कागज के तल के लंबवत, ऊपर या नीचे, यानी कि अगर ये जो बोर्ड है, ये आपका कागज है जिस पर आप लिख रहे हो, तो या तो इस तल के लंबवत यानी ऊपर की तरफ इस तरीके से, या फिर इस तल के नीचे यानी नीचे की ओर, इस तरीके से होगा। बात समझ में आ गई। यानी बलाघूर्ण की दिशा होगी हमेशा कैसी होगी, इसके लंबवत। तो लिखेंगे बलाघूर्ण की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत ऊपर या नीचे की ओर होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बलाघूर्ण। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत और करने वाले हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो हमने अभी यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था कि टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। अब चूंकि इसमें थीटा आ रहा है, तो यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। अभी आपने जो यहाँ पर नोट डाउन किया था उसके बाद आपको ये चीज लिखनी है, कंडीशन। कंडीशन में क्या लिखेंगे कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, तब टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन, अब थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, इसमें से टाउ क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई। कंडीशन ये कौन सी थी, पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, जब थीटा क्या हो तुम्हारा 90 डिग्री हो।
थीटा कैसा होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर क्या देखने को मिलेगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 90। सिंपल सी बात है, थीटा की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 90 रख देंगे। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी टाउ क्या आ जाएगा पी ई, और ये क्या होगा मैक्सिमम। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर आपका जो टाउ होगा कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो अब देखो तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब आपका थीटा कैसा होगा 180 डिग्री का, जब 180 डिग्री का होगा तो टाउ क्या आएगा आपका पी ई साइन 180। अब इसका मान क्या है जल्दी से बताओ मुझे, P इंटू ई। साइन 180 का मान क्या होता है 0, इसका मतलब टाउ क्या होगा 0। बस समझ में आई। यानी कि हमने क्या देखा, तीन कंडीशन देखी जहां पे थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री था। तो टाउ वैल्यू जो थी वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर कितनी आ रही थी 0 आ रही थी, लेकिन टाउ की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री पर कैसी आ रही है मैक्सिमम। यानी हमको क्या समझना है यहाँ पे कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री पर होगा, यानी कि ये जो द्विध्रुव है बिल्कुल इसमें इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे, बिल्कुल इस तरीके से। तब इस पर जो विद्युत द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण लगेगा वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। कितना लगेगा, P इंटू ई के बराबर लगेगा। बात समझ में आ गई। एक चीज और मैं यहीं पे बता रहा हूं, आपको नोट डाउन कर लेना है। जब आपका विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा होता है, जैसे यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस पर जो बल लगा हुआ है वो बल तो शून्य होगा लेकिन बलाघूर्ण कार्य करेगा, यानी बल आघूर्ण तो लगेगा, लेकिन जो नेट बल होगा, नेट बल कौन सा था, जो इसके द्वारा निकला था वो नहीं लगेगा, वो कैंसिल आउट हो गया था, ध्यान होगा आपको। और जो असमान विद्युत क्षेत्र होगा, असमान विद्युत क्षेत्र, वहां पर बलाघूर्ण और नेट बल ये दोनों ही कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात थी। तो ठीक है, ये बात आई होप चीज समझ में आई हो।